नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप असवार और आप देख रहे हैं जाग पहाड़ी। जैसा कि आपको पता ही है कि इन दिनों केदार घाटी में चुनाव प्रचार बड़े जोर शोर से चल रहा है। हमारे साथ यहां पे आज एक्स असिस्टेंट कमांडेंट आरपी सिंह प्रत्याशी के तौर पे विधानसभा क्षेत्र से उठे हुए हैं। सबसे पहले तो सर आपका जाग पहाड़ी चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सर। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो भू कानून, नशा मुक्ति, कूड़ा कचरा निस्तारण, पर्यटन, खेती, व्यापार बढ़ावा, इनके प्रति कार्य होंगे। तो कैसा प्रचार चल रहा है सर आपका? देखिए, मैं सर्वप्रथम आपके इस जाग पहाड़ी न्यूज़ चैनल के माध्यम से केदारनाथ की और पूरे उत्तराखंड की जनता का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और स्वागत करता हूँ। मैं एक फ़ौजी अधिकारी हूँ और एज अ फ़ौजी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फ़ौजी जो है निर्भीक होते हैं, अपनी बात कहने से डरते नहीं और वो सच्चे और ईमानदार होते हैं, कर्मठ और जुझारू होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं। वो सारे गुण मेरे अंदर हैं। आज समाज में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे लड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन एक छोटी सी नाराज़गी है कि जनता के स्थानीय मुद्दे पूरे नहीं हुए। मुझे यहीं की स्थानीय जनता ने बताया कि ओकीमठ एक जगह है, वहाँ पर अस्पताल में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की मशीन तक नहीं है। वो तो पूरे उत्तराखंड में नहीं है सर। सुनिए मेरी बात सुनिए, पूरे पहाड़ के जो क्षेत्र हैं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया। तो हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? विधायक निधि, सांसद निधि आती है तो कहाँ जाती है? उसमें पारदर्शिता नहीं है। तो जब काम जनप्रतिनिधि जो करने वाले हैं वो नहीं कर रहे, तो हमें मैदान में उतरना पड़ा। बिल्कुल। राजनीति जो शब्द है उसके मैं बरखिलाफ हूँ। तो हमें राजनीति नहीं करनी, हमें काजनीति करनी है, काम करना है, काम की नीति करनी है। इसीलिए मैदान में उतरना पड़ा और उपचुनाव के अवसर है जिसमें हम एक रोल मॉडल के रूप में काम करके दिखाएं कि ऐसे काम होता है। हम भू कानून के लिए काम करेंगे। हमारी पूरी पहाड़ियाँ हिल स्टेशन की कूड़े से पट गई हैं। 6 बजे के बाद हमारे 40% युवा नशे की चपेट में है। ये केवल उत्तराखंड की बात नहीं है, भारत भर में है ये। तो चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी नहीं है। हमने इस हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में साहब उत्तराखंड के मुद्दे लिखे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे, अलग अलग विभागीय मुद्दे वो भी लिखे हैं और केदारनाथ के मुद्दे भी लिखे हैं। स्थानीयों को रोजगार मिले, जहाँ कहीं कहीं पे रोडें नहीं बनी हैं या टूटी हैं उनको हम बनाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ करेंगे जो केदारनाथ प्रदेश और हमारे देश को उच्च स्तर पर लेके जाएंगे। जी। तो एक सवाल मेरा है सर आपसे, आप रहने वाले कहाँ के सर? मैं हमेशा बोलता आया हूँ, ये प्रश्न बहुत मूल रूप से पूछा जा रहा है। मैं रहने वाला कहाँ का हूँ? मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ऐ रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। निवास मेरा हल्द्वानी नैनीताल में है, आपका निवास गुप्तकाशी हो सकता है, लेकिन रहने वाले आप भी भारत के हैं। बिल्कुल। हम सब भारतीय हैं, भारत देश के लिए काम कर रहे हैं, झंडे के लिए काम कर रहे हैं। मैं एक फौजी हूँ, राष्ट्रवादिता कूट कूट के भरी है। मैं कुमाऊनी गढ़वाली परिधान साथ लेके चल रहा हूँ। मैं उत्तराखंडी सपूत हूँ, फौजी अधिकारी रहा हूँ और एक सच्चा भारतीय हूँ। अच्छा, मेरा एक और सवाल है सर आपसे, आपने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र ही क्यों चुना? देखिए, बाबा की नगरी है, बाबा ने अपने दर्शन के लिए मुझे बुला लिया, ये तो एक बात है। लेकिन आज के समय उपचुनाव है ही केदारनाथ में। हम 2027 की एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं और ये उपचुनाव एक अवसर है अपने आप को प्रदर्शित करने का, अपने आप को एस्टेब्लिश करने का और अपने आप के बारे में बताने का। एक बार अगर हमने रोल मॉडल बन के जनता को कुछ करके दिखाया तो 2027 में हो सकता है पूरे उत्तराखंड के लिए हम बहुत अच्छा करें। आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे उठे हुए हैं? जी। अच्छा। मैं निर्दल हूँ पर निर्बल नहीं। मैं निर्दल हूँ पर निर्बल नहीं। हम जनबल को आवाज़ देते हैं, धनबल को और दल बल को नहीं। मैं निर्दलीय इसलिए हूँ क्योंकि दल वाले बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे। अगर दल वाले अच्छा काम कर रहे होते तो मुझे इस राजनीति में आने का अवसर ही नहीं मिलता। अच्छा, आप विभिन्न गांवों में भ्रमण कर रहे हैं, कैसा माहौल चल रहा है आपका? मतलब लोगों का क्या रिस्पांस? रोष है, गुस्सा तो नहीं करते। पहाड़ की जनता बहुत सामान्य है, शरीफ है, भोली भाली है, गुस्सा नहीं करते, पर वो नाराज़ रहते हैं। वो अपनी व्यथा कहें तो किससे कहें? एक व्यक्ति जो ऊंची चोटी पे चढ़ा, नीचे खड्डे में उतरा, वो कहते हैं कि विधायक प्रत्याशी आते ही नहीं है, उनके प्रतिनिधि आते हैं, वो भी सायरन बजा के चले जाते हैं। मेरे पिछले 3-4 दिनों में कई इंटरव्यू हुए, मैंने उनमें यही बोला, हर 5 साल में हर शहर की, हर कस्बे की सगाई होती है, ढोल नगाड़े बजते हैं, बिल्कुल, पर सगाई के बाद शादी कभी नहीं होती। जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते। आज हमारे पास राइट टू रिकॉल नहीं है, यानी कि
जो बातें इलेक्शन मैनिफेस्टो में किसी सरकार ने लिखी बोली, आज वो सरकार नहीं कर रही। आपके पास क्या अधिकार है, मेरे पास क्या अधिकार है जो उन्हें बताए। तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सरकार की आंख खोले और सरकार के कान खोले। सीटी चुनाव चिन्ह है, ये आवाज़ उठाएगी, ये सबकी सीटी बजाएगी और ये बात बताएगी जनता तक कि यदि आपने जनता के वादे जो जनता से किए हैं वो पूरे नहीं किए तो 2027 दूर नहीं है। एक व्यक्ति जब आवाज़ उठाएगा सदन में तो 2 अच्छे काम होंगे, इसको समझिएगा जी। पहला, 15 मुद्दों में अगर 7 मुद्दे सरकार ने किए और 8 नहीं किए, उदाहरण था जी, और एक ऐसा व्यक्ति निर्दलीय सदन में आवाज़ उठाता है और अगर सदन में आवाज़ उठाने के बाद सरकार ने वो काम कर दिए तो जनता का फायदा हो गया जी। मान लीजिए नहीं किए तो जनता को कम से कम पता तो चलेगा कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो सरकार ने बनाया था उसी को पूरा नहीं किया, तो सरकार का पर्दाफाश होगा, तो अगली बार किसी और को अवसर मिलेगा, तो वो अवसर जिसे मिलेगा वो काम करेगा जी। तो हम आवाज़ ज़रूर उठाएं और एक ऐसे व्यक्ति को भेजें जो आवाज़ उठाए। नहीं तो अगर दल वाला ही व्यक्ति जाएगा, अपने दल के खिलाफ कैसे आवाज़ उठाएगा जी। समझने की बात जी जी जी। एक प्रश्न मेरा और रहेगा सर, अभी चुनावी ये दौर चल रहा है और आपने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में केदारनाथ विधानसभा से ताल ठोकी है। अब जनता का सवाल अगर देखा जाए तो इससे पहले आप कभी केदारनाथ विधानसभा का दौरा किया आपने कभी? देखिए, भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है और इसकी भौगोलिक परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न हैं। मैंने जैसा आपको बोला कि मुझे एक अवसर प्रदान हुआ। ईश्वर जब चाहता है कि आपने जब जहाँ जाना है, जब जिससे मुलाकात करनी है, तो एक वो अवसर बनाता है, एक रास्ता बनाता है। इससे पहले मैंने फौज में समय दिया, उससे पहले मैं बच्चा था, स्कूल गया, कॉलेज गया, फिर और पढ़ाई की। मैं करीबन 10-12 सालों से अपने समाज सेवा के कार्यों में लिप्त हूँ। लेकिन जब ये एहसास हुआ कि समाज सेवा करते करते जो लोगों की समस्याएं हैं उनका निदान नहीं हो रहा, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, पेटिशन लिख रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। मैंने 85 साल के एक बड़े वृद्ध व्यक्ति को एक 35 साल के डीएम के सामने हाथ जोड़ते देखा है, एक किस्म से नाक रगड़ते देखा है, कान में जूं तक नहीं रेंगी गई। 30, 35, 40 साल की विधायक के आगे बहुत अनुग्रह आग्रह करते देखा है, काम नहीं हुआ, इसलिए आना पड़ा। तो केदारनाथ में आना नहीं आना एक अलग बात है। मैंने बोला सोना दूर हो सोना रहेगा, पत्थर नजदीक हो पत्थर रहेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो बगल का हो, आप ही के जाति धर्म का हो और वो काम ना करे, एक ऐसा व्यक्ति जो दूर का हो और आपके जाति धर्म का ना हो लेकिन वो काम कर दे, बेहतर क्या। ये काम की नीति होनी है, काज की नीति होनी है। केदारनाथ आने ना आने का इस बात से कोई वास्ता नहीं। अगर कोई दूर बैठ के भी काम कर दे रहा है तो क्या बुरा है। अच्छा, एक और सवाल है सर मेरा, आपका जो राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है और यहाँ के जो लोकल निर्दलीय में कुछ लोग उठे हुए हैं, तो मेरे को गोविंद सिंह जी का एक श्लोक याद आ रहा है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं मैं 5 लड़ा। हाँ, कहीं ऐसा ही तो नहीं है कहीं आप ही? देखिए, गोविंद सिंह जी के हम गुरु गोविंद सिंह की संतान हैं और जो सिख धर्म है वो कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म की एक ट्रिब्यूटरी है। बिल्कुल। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमारे 9वें गुरु ने शीश कटाया और शीशगंज गुरुद्वारा साहिब में आज भी वो जगह तैयार है जहाँ पे बलिदान की सर्वोच्च पराकाष्ठा हुई है। हम वही संतान हैं, हिंद के रक्षक हैं, हिंद के रक्षक कहलाए जाते हैं। और आज भी मैं ये मानता हूँ कि जनता उसे आशीर्वाद दे, उसे प्यार दे जो क्षेत्र के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए काम करे। कोई भी राष्ट्र, कोई भी प्रदेश केवल भूमि का हिस्सा नहीं है, वो वहाँ पे रहने वाले नागरिकों से बनता है। यदि नागरिक खुश नहीं है, नागरिकों की समस्याओं का निदान नहीं है, नागरिकों की ज़रूरतों को, उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है, तो राष्ट्र राष्ट्र नहीं, वो प्रदेश प्रदेश नहीं। भौतिक सुख सुविधाएं सबके पास हो, स्थानीय रोजगार हो, महिलाएं खुश हो, वृद्धजन मजबूत हो, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो, हमारी शिक्षा अच्छी हो। आज सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर है। आप खुद से पूछिए, आज हम सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराना चाहते, हम सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराना चाहते, हम हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन की तरफ चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे सुख सुविधाएं अच्छी हैं, लेकिन संसाधन सरकार के पास सबसे अच्छे हैं। उन संसाधन को निचले पायदान तक पहुँचाना सरकार की और उनके प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, जो कि नहीं है। उनके पास पॉलिटिकल विल नहीं है, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, उनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। एक अधिकारी 1 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाता है, 30-31 को उसकी सैलरी आ जाती है, वो नेताओं के चरण वंदन करता है क्योंकि उसका ट्रांसफ़र कहीं दूर ना हो जाए, और एक नेता अगले 5 साल का इंतज़ार करता है।
और कहीं पे दारू, कहीं पे पैसा, कहीं पे अन्य संसाधन बांटता है, और जो रिसोर्सेज सरकार की तरफ से आने जो जनता के ही पैसों के हैं वो जनता तक नहीं पहुंचते। जनता ने अपनी ताकत प्रतिनिधियों को दे दी, वो अपनी ताकत का गलत उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए हमें आगे आना पड़ रहा है। अच्छा, एक सवाल और है सर मेरा। कल 9 नवंबर का दिन था, उत्तराखंड स्थापना दिवस। 25 साल पूरे हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि जिस उद्देश्य से ये उत्तराखंड राज्य बना था वो पूरा हुआ है? तो क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की इन 25 सालों में इन्हीं की यहाँ पे सरकार रही है, क्या इन्होंने काम किया है कुछ? देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई काम नहीं हुआ, और ना मैं किसी सरकार के, ना मैं किसी पार्टी के खिलाफ हूँ। मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि मैं जनता के साथ हूँ। लेकिन जिस उद्देश्य से, जिस मूल उद्देश्य से ये हमारा स्टेट बना सन 2000 में, लेकिन वो जिस बात को लेके बना वो मूलभूत चीज़ें पूरी नहीं हुई, तभी आज भी हमारे मैनिफेस्टो में भू कानून, पलायन, ये मुद्दे हैं। अगर ये काम हुए होते तो ये मुद्दे हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा होते ही नहीं। आज सामने कोई नहीं बोल सकता, किसी विधायक के, किसी सांसद के, किसी मुख्यमंत्री के सामने कोई नहीं बोल सकता। मैं फौजी हूँ, मैं निर्भीक होकर ये बात बोल सकता हूँ कि इन मुद्दों पर काम नहीं हुआ। पर्यटन के क्षेत्र में हम पीछे हैं, हम कृषि के क्षेत्र में पीछे हैं। आज भी अन्य प्रदेशों से हिमाचल का सेब बहुत ज़्यादा भाव बिकता है, हमारा कुमाऊं और गढ़वाल का सेब कम भाव बिकता है। वो चीज़ें हमने नहीं की हैं। जंगली जानवरों से सुरक्षा नहीं हो पाई है, बंदरों से या अन्य जानवरों से खेती का बचाव नहीं हो पाया है, उसको कैटेगराइज करके बेच सकते हैं, नहीं बेचा गया है। हमारी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। मैं पीछे अभी गांव में गया, इतने रिजॉर्ट खुले हैं, इतने होटल खुले हैं, लेकिन रोड की हालत जर्जर है। आप रिजॉर्ट खोल के बैठ जाइए, पर्यटन को बढ़ावा दीजिए, रोड नहीं होगी तो कनेक्ट नहीं होंगे तो पहुंचेंगे कैसे? लेकिन रिजॉर्ट तो व्यक्ति विशेष बनाएगा, रोड तो सरकार बनाएगी। रोड बनाने का जिम्मा तो लोगों का नहीं है, नागरिकों का नहीं है। तो जो मूल उद्देश्य है उनसे हम भटक तो गए हैं, ये बात तो सिद्ध है। अभी कितने गाँव का भ्रमण करके आप आ रहे हैं? लगभग 10 गाँव का हम भ्रमण कर चुके हैं। हमारा पूरा टारगेट है 18 तक हम डोर टू डोर कैनवेसिंग करेंगे। लगभग 30 कस्बे हैं जिनको हमने चिन्हित किया है। ऊखीमठ हो गया, गुप्तकाशी हो गया, चंद्रपुरी हो गया, अगस्तमुनि हो गया, ऐसे 30 कस्बों को हमने चिन्हित किया है। तो बाजार में लोगों से मिलेंगे, पत्रकार बंधुओं से मिलेंगे, महिलाओं से मिल रहे हैं, वृद्धजनों से मिल रहे हैं, बच्चों से भी मिल रहे हैं। भले ही वो वोटर नहीं है, लेकिन वो हमारा कल है, हमारी ताकत है, ताकि उनका दिमाग खुले। अभी आप और 300 गाँव को हमारा टारगेट है कि उनको हम नीचे घाटी तक जाएं, ऊपर चोटी तक चढ़ें। हमारी अच्छी टीम है, 10 टीमों को हमने बांटा है और काम कर रहे हैं। अभी आप सर लगातार भ्रमण करते जा रहे होंगे, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता की? बहुत प्यार मिल रहा है। आप देखिए, आप मुझे प्यार से मिल रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की बात आपने बताई, पीछे भाई साहब खड़े हैं, इन्होंने गले से लगाया। लेकिन लोग उसको चाहते हैं जो काम करता है, जो उनसे आके मिल रहा है। आप अपने आप से पूछिए, आप तो रिपोर्टर हैं, आप कई जगह जाते हैं, संपादक हैं, आपका आदर सम्मान सत्कार है। कितने विधायकों के नंबर आपके पास हैं? कितने विधायकों को आप बुला सकते हैं अपने पास? कितने विधायक आपको बुलाते हैं? कितने विधायक भाई साहब की दुकान में आए होंगे, इनसे चर्चा पूछी होगी। हमने हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा, हमारा एक ऐप होगा, हमारी एक वेबसाइट होगी, हमारा स्थानीय दफ्तर होगा, हमारा एक हेल्पलाइन नंबर होगा। हम एक सप्ताह में औसतन एक बार जनता से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। अभी जनता से मिलेंगे नहीं, समस्या पता नहीं चलेगी। जब पता नहीं चलेगी, उनका निदान कैसे होगा? बिल्कुल। तो जो मूल चीज़ है, मिलना, मिलाप, मिलन जुलन, वो तो हो नहीं रहा। जब मिलेंगे ही नहीं, गलियों में जाएंगे नहीं, चोटियों में चढ़ेंगे नहीं, कैसे दर्द का एहसास होगा? डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले वो डायग्नोज करता है दिक्कत क्या है, तभी तो दवाई लिखेगा। और दिक्कत ही पता नहीं चल रही है, और दिक्कत कब पता चलेगी? जब मिलेंगे। मिलना ही नहीं है तो कैसे होगा? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे हमारे साथ आरपी सिंह जी, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट हैं और केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, और इनका चुनाव चिन्ह है सीटी। ये आप देख सकते हैं सर, सीटी। तो ये थे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आरपी सिंह जी, आपका समय लिया, क्योंकि गांव बहुत अभी भ्रमण करने हैं, लेकिन आपने आवाज़ दूर तक पहुंचाई। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।